तो दोस्तों, आज जो है हम बात करेंगे 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर लूँगा, फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड। तो भाई इसमें क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स क्या है। फिजिक्स जो हम पढ़ते हैं 11th क्लास में, 12th क्लास में, क्या होता है, फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं हम। तो भाई फिजिक्स का जो संस्कृत में इसे भौतिकी बोलते हैं, भौतिकी। और भौतिकी का मतलब है कि हम स्टडी कर रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड की। फिजिकल वर्ल्ड की। और फिजिक्स क्या है यहाँ पे, फिजिक्स है कि कुछ यूनिवर्सल लॉज का, हम जो यूनिवर्सल कुछ लॉज है पहले से डिफाइंड है, उनकी मदद से हम स्टडी करेंगे नेचर में होने वाले डिफरेंट फिनोमिना की। मतलब कि नेचर में कुछ डिफरेंट फिनोमिना हो रहे हैं, उनकी स्टडी करेंगे और यूनिवर्सल लॉज का यूज़ करके। तो भाई फिजिक्स में जब भी हम फिजिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम दो चीज़ें देखते हैं, दो कॉन्सेप्ट आते हैं। एक आता है यूनिफिकेशन, और एक आता है रिडक्शन या रिडक्शनिज्म। ये दो अप्रोच यहाँ पे हम यूज़ करते हैं फिजिक्स में। तो यूनिफिकेशन क्या है भाई, जैसे अभी आगे हम स्टडी करेंगे, लेकिन हमने ग्रेविटेशन फोर्स या ग्रेविटी के बारे में पढ़ा है। तो जो ग्रेविटेशन, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, यूनिफिकेशन में क्या होता है, ग्रेविटेशन एक फोर्स है। जैसे न्यूटन ने स्टडी करा, एक सेब पेड़ से गिरा था तो उसने बोला ग्रेविटी है। तो उसने क्या करा, ग्रेविटी का एक कॉन्सेप्ट यूज करके उसने इस फॉलिंग एप्पल की स्टडी करी। और सिमिलरली ऐसे ही हमने बोला, जैसे अर्थ है, मान लो अर्थ, इसके अराउंड मून रिवॉल्व कर रहा है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है मून की, इसके अराउंड ऐसे रिवॉल्यूशन कर रहा है जो मून है, मान लो इस तरह से। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, सेम कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशन का। हमने डिफरेंट सिनेरियोज में हमने बोला कि ग्रेविटेशन रिस्पॉन्सिबल है। सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जितने भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं, तो उसमें कॉन्सेप्ट यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, चाहे इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, मैग्नेटिक इफेक्ट हो, ये हम आगे देखेंगे क्या होता है ये सब जब स्टडी करेंगे डीपली इसके बारे में। और हमने सिमिलरली लाइट बोला, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कई डिफरेंट सिनेरियोज में हम बोल रहे हैं कि ग्रेविटेशन रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे कितने सिनेरियोज हो सकते हैं, कई सारे। तो हम यूनिफाई कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट सिनेरियोज में एक ही चीज को हम मतलब इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, यूनिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है यूनिफिकेशन का, कि कई सारे सिनेरियोज होंगे, उसमें हम एक ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, यूनिफाई कर रहे हैं, एक की तरफ बढ़ रहे हैं, यूनिफिकेशन। रिडक्शनिज्म क्या है, जैसे हम थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करेंगे आगे, थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है भाई, जैसे हम कोई बल्क सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं, कोई बड़ा सा सिस्टम है उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो आगे थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे इस सिस्टम में कई सारे मॉलिक्यूल्स है, इनकी इंटरनल एनर्जी होगी इनकी इंटरनल एनर्जी है। और एक बड़ा सा कोई सिस्टम है, बल्क सिस्टम, उसको इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, ऐसे छोटे छोटे बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डील करते हैं। ऐसे हम बोलते हैं टेम्परेचर जो है वो, टेम्परेचर जो है T, हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है सिस्टम की, काइनेटिक एनर्जी वो फंक्शन है टेम्परेचर का।
तो हम क्या कर रहे हैं, बल्क सिस्टम को उसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक करके स्टडी करते हैं, बेसिक बेसिक चीज़ों में। तो ये रिडक्शनिज्म है, एक बड़े से बल्क सिस्टम को हम रिड्यूस करके उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक करके स्टडी करते हैं हर एक चीज़ के बारे में। तो यह है रिडक्शनिज्म अप्रोच। और यूनिफिकेशन होता है कई सारे सिनेरियोज में आप यूनिफाई कर रहे हो, मतलब एक कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हो कि यही रिस्पॉन्सिबल है इन सारे फिनोमिनाज में। जैसे कि लाइट हो गई, इलेक्ट्रिक इफेक्ट होते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, मतलब ये ब्रांच है जिसकी तरफ हम इंडिकेट कर रहे हैं कि कई सारे फिनोमिनाज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ऐसी ग्रेविटेशन रिस्पॉन्सिबल है कई सारे फिनोमिनाज के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट है यूनिफिकेशन का, रिडक्शनिज्म का, ये कॉन्सेप्ट है भाई। अब आगे देखते हैं। आगे इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, बेसिक चीज़ें हैं, फिजिक्स क्या है और बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। तो भाई अब आगे जो है इसी में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल तो दोस्तों यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। फंडामेंटल फोर्सेस क्या है? तो पहला फंडामेंटल फोर्स आता है ग्रेविटेशन, दूसरा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशन भी एक फोर्स है। तीसरा आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, चौथा आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो भाई चार सिनेरियो यहाँ पे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला जो है ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन क्या है, खाली 1 लिख दे रहा हूँ नंबर, ग्रेविटेशन जी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कोई भी दो मासिव ऑब्जेक्ट है m1 m2, तो अगर ये कुछ डिस्टेंस सेपरेटेड है, r मान लो इनके बीच के डिस्टेंस है, तो इनके बीच में एक एट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे काम करती है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन। और एक लॉन्ग रेंज फोर्स होती है, यानी कि इसकी रेंज जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस पे वर्क करता है। जैसे कोई प्लेनेट है, उसके अराउंड उसकी सैटेलाइट्स का मोशन हम देखते हैं, तो यहाँ पे जो है ग्रेविटेशन फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है इस मोशन को डिफाइन करने के लिए। ये सैटेलाइट है, प्लेनेट है, ये मोशन कर रहा है अगर इसके अराउंड, तो ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है। और दो मासिव बॉडीज के बीच में अगर कुछ डिस्टेंस है तो वहाँ पे एक्ट करता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और हमेशा ये अट्रैक्टिव होता है, इसका नेचर हमेशा अट्रैक्टिव होता है। और भाई दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्सेज है। नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है। चार्ज जो है रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। तो भाई रेस्ट में और मोशन में कुछ भी हो सकता है। अगर रेस्ट में है दो चार्जेस, ये C1 है चार्ज, ये चार्ज C2 है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसका नेचर सिर्फ एट्रैक्टिव होता है, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो नेचर है वो रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, दोनों। कैसे? अगर ये चार्ज प्लस है, ये माइनस है, तो ये अट्रैक्ट करेंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्ज अगर होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। और अगर ये नेचर जो है चार्जेस का सेम है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है दोनों का, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, तो इसमें क्या है, लाइक चार्जेस हो जाएंगे। अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेचर कैसा हुआ था, अनलाइक में अट्रैक्टिव, यहाँ पे नेचर कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि भाई अगर कोई चार्ज है ये मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी से, कोई वेलोसिटी से मूव कर रहा है चार्ज, तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होती है,
इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, और अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज आ रहा है, अगर एक इसकी मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, मान लो इस पे कोई चार्ज अगर लोकेटेड है, चार्ज कोई लोकेटेड है C1, तो इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा, ये कोई फोर्स यहाँ पे फील करेगा, कोई किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज है फोर्स फील करेगा, तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और ये जो है, ये वाला मैंने बताया था लाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस रेस्ट में है अगर, तो एक कूलम्ब्स लॉ से आता है, कूलम्ब्स लॉ होता है एक, वो आगे स्टडी करेंगे। और यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चलती है कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो या मैग्नेटिक इफेक्ट, दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, दोनों को कंबाइन करके स्टडी हम कर सकते हैं, मतलब दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे से। इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिल सकता है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। तीसरा आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये क्या होता है भाई, कोई भी न्यूक्लियस होता है एटम का, तो इसमें दो चीज होती है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन में चार्ज होता है पॉजिटिव। तो इसमें कई सारे प्रोटॉन होंगे, कई न्यूट्रॉन होंगे, कई प्रोटॉन होंगे, कई न्यूट्रॉन होंगे। तो भाई एक चीज और है, जैसे कि हमें पता है प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, प्लस चार्ज है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं है। अगर एक प्लस है दूसरा भी प्लस है, न्यूक्लियस के अंदर ये बाइंडेड है सब, ये मॉलिक्यूल्स मान लो या इन्हें कुछ भी पार्टिकल्स मान लो, ये बाइंडेड है, तो दो प्लस है तो ये रिपेल करेंगे आपस में, एक दूसरे को धक्का मारेंगे, तभी भी जबकि इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स है, तब भी होल्ड करा हुआ है, इन्होंने होल्ड करा हुआ है एक दूसरे को। तो एक चीज और होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है ये जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और ग्रेविटेशन जो है इससे वीक फोर्स है, वीक। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मान लो, या इलेक्ट्रिक फोर्स आप बोल सकते हो, कूलम्ब्स लॉ से आता है, वो फोर्स यहाँ पर लग रहा है, उसके बावजूद इन्होंने होल्ड करा हुआ है। तो ये कहाँ से आया इसका कॉन्सेप्ट? अगर कोई बोलता है यहाँ पे कि, अगर कोई बोलता कि ग्रेविटेशन की वजह से होल्ड हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये फोर्स जो है वीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, और दो प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। इसका मतलब कोई एक ऐसा फोर्स यहाँ पे आ रहा है जो कि बाइंड करे हुए है, और इस रिपल्सिव नेचर के फोर्स से ज़्यादा है, यानी कि जो फोर्स हम स्टडी कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो ज़्यादा है इस रिपल्सिव फोर्स से। तभी तो जो न्यूक्लियस है एटम का, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये होल्ड किया हुआ है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को होल्ड किया हुआ है, यानी कि कोई फोर्स ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो इस रिपल्सिव नेचर के फोर्स से ज़्यादा है, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है यहाँ पे। ये एक फोर्स यहाँ से पिक्चर में आया कि ये फोर्स इस रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा है, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, जो भी फंडामेंटल फोर्सेस हम स्टडी कर रहे हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। और यहाँ पे एक चौथा आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो भाई इसकी स्टडी अभी नहीं करेंगे, आगे करेंगे, लेकिन बता देता हूँ होता क्या है। ये होता क्या है, कोई भी न्यूक्लियस है एटम का, तो इसमें एक बीटा डिके होता है, बीटा डिके, तो वहाँ पे पिक्चर में आता है बीटा डिके, और वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इस स्ट्रॉन्ग वाले से कम है ये वीक न्यूक्लियर फोर्स, और इससे भी कम है। तो अगर इनकी इंटेंसिटी के बारे में हम बात करें, इंटेंसिटी नंबर से दिखाऊंगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, नंबर 3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नंबर 2, उससे कम स्ट्रॉन्गर है वीक न्यूक्लियर फोर्स, नंबर 4, और सबसे वीक है यहाँ पे ग्रेविटेशन का फोर्स। तो भाई ये इनकी इंटेंसिटी है, सबसे हाईएस्ट इंटेंसिटी, उससे कम सबसे लीस्ट इंटेंसिटी है ग्रेविटेशन फोर्स की। और यहाँ पे जो है न्यूक्लियस जो है एटम का काफ़ी छोटा होता है, मतलब कि माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ की करनी पड़ती है। तो ये जो है बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्सेज है ये दोनों, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्सेज है, यानी कि लंबे डिस्टेंस
में भी एक्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता ही है प्लैनेट्स के बीच की दूरी कितनी ज़्यादा होती है, तो हम देख सकते हैं वहाँ से लॉन्ग रेंज फोर्स है। ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बहुत लॉन्ग रेंज फोर्स है और कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती इसमें और इसमें, वो आगे हम देखेंगे। तो ये है कॉन्सेप्ट यहाँ पे फंडामेंटल फोर्सेस का। थैंक यू।